कौन सा वो उम्र है जब बच्चे को अपने इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहिए? एक असेसमेंट बहुत जरूरी है। एक और शब्द हमारे बीच में आया था, डिस्प्रैक्सिया। उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना। सिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, उसका टेंशन स्पैन कैसे बढ़े? बॉडी अवेयरनेस, हमारी बॉडी में एक सेंस होता है प्रोप्रियोसेप्शन। कितने दिनों में मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे बच्चे में कोई डेवलपमेंट दिखे? मैं कैसे अपने बच्चे की परफॉर्मेंस, अपनी इम्प्रूवमेंट को ऑब्जर्व करूँ? क्या सिर्फ थेरेपी से हमारे बच्चे में एक अच्छा परिवर्तन आ सकता है? घर पे हमें कितना समय देना चाहिए बच्चों के एक्टिविटीज के ऊपर में? पेरेंट के इन्वॉल्व होने से बच्चे के इम्प्रूवमेंट में क्या चेंजेस या विजिबल चेंजेस ज्यादा नजर आ सकता है? क्या हर बिहेवियर को रोकना हमारे लिए जरूरी है? बोथ द मदर एंड द फादर दे आर वर्किंग। ऑटिज्म के बच्चों में खास करके स्क्रीन टाइम का क्या इम्पैक्ट है? कैन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म बिकम एन इंडिपेंडेंट एडल्ट? सर, वेलकम टू डिकोडिंग ऑटिज्म। हाय। आज हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा हैं। डॉक्टर वर्मा इज हिमसेल्फ अ पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तकरीबन 12 वर्षों से सर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं बात को यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि जब इस शब्द को हम लोग सुनते हैं ऑटिज्म, तो हम जानते हैं कि एक स्पेशल कंडीशन है बच्चों के साथ और इसके थेरेपी के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ऑटिज्म है, और जैसा हम जानते हैं कि ये स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं हम उनके लिए इस पे काम करते हैं। जब इनके ट्रीटमेंट और थेरेपी की बात आती है तो एक शब्द हमारे बीच में हमेशा सुनाई पड़ता है, एंड विच वी कॉल एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑब्वियसली एक आम भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है तो कैसे इसे समझ सकता हूँ मैं? जैसे मैं आपको बताऊं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी जनरली ये टर्म बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेड है और अभी बच्चों के साथ ये काफ़ी जोड़ा जाता है, खासकर स्पेशल नीड बच्चों के साथ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बच्चों को, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, बच्चों को जैसे कि उनको खाना खाना, बच्चों को नहाना, बच्चों को जैसे स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, इस टाइप की चीज़ों में उन्हें इंडिपेंडेंट करना, ये मेन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों को हेल्प करता है। सर, इसको मैं ऐसे समझना चाहूँगा कि व्हाई डू वी अटैच दिस टर्म ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन का मतलब मैं समझता हूँ रोजगार, अगर मैं काम भाषा में बात करूँ तो व्हाई दिस टर्म ऑक्यूपेशनल थेरेपी? इसमें जैसे आपने बताया मुझे कि बच्चे का कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता है, फिर हम इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्यों बोलते हैं? जैसे मैं बताऊं कि हमारे जो ऑक्यूपेशन, जैसे हम कुछ जो काम करते हैं जैसे कारपेंटर, जैसे प्लम्बर, ये ऑक्यूपेशन ये अलग है हमारे। हमारी लाइफ की ऑक्यूपेशन हमारी परफॉर्मेंस होती है। पहली ऑक्यूपेशन हमारी परफॉर्मेंस, जैसे कि हमें नहाना धोना, घर के काम मैनेज करना, हमें अपनी ग्रूमिंग करना, हमें अपने फाइन मोटर काम करना, ग्रॉस मोटर काम करना, ये हमारे ऑक्यूपेशन होते हैं। बच्चे के केस में जो ऑक्यूपेशन है उसका प्ले, जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन है वो प्ले है उसका, और उसके पूरे दिन की रोज़मर्रा की उसकी परफॉर्मेंस है, ये उसका एक ऑक्यूपेशन होता है। सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो चार और शब्द हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। जैसे ये शब्द हम अक्सर आना सुनते हैं, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, एबीए, ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो बाकी सब चीज़ों से ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस मायने में डिफरेंट है, या इससे हम क्या अचीव कर पाते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और जैसे आपने मुझे पूछा कि ये जो अदर थेरेपीज़ हैं, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, एबीए थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये डिफ़र हैं। ये भी एक टीम में रोल प्ले करती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेन रोल होता है बच्चे की पिलर डेवलपमेंट करना, पिलर सेट करना, जैसे कि उसके स्टेबिलिटी, उसके सेंसरी इश्यूज़, उसके फाइन मोटर स्किल्स, उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिससे बच्चा अपने होल डे की परफॉर्मेंस कर पाता है। जब बच्चा ये प्रिपेयर हो जाता है, इन चीज़ों से प्रिपेयर हो जाता है, फिर हम उसे अपनी जो एक टीम है जिसमें स्पेशल एजुकेशन, एबीए थेरेपी, फिजियोथेरेपी एंड स्पीच थेरेपी, उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं। सो अगर मैं इस डिस्कशन को थोड़ा इस दिशा में बढ़ाना चाहूँगा कि जब आप एक बच्चे को देखते हैं तो ऐसी क्या चीज़ें आपको नज़र आती है जब आपको लगता है कि इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है? अगर हम देखें, बच्चा हमारा जब ग्रो करता है, डेवलप करता है, तो उसकी छोटी छोटी परफॉर्मेंस होती हैं।
हम उन परफॉर्मेंस को देखते हैं, जैसे कि बच्चा घर में कैसे खेलता है, बच्चा कैसे उन टॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे किसी पर्सन के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर कुछ भी उसका एबनॉर्मल टाइप ऑफ पैटर्न, एबनॉर्मल टाइप ऑफ बिहेवियर अगर कुछ हम नोटिस करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो क्या मैं इसको इस तरीके से समझना अगर चाहूँ कि बच्चों को क्या दिक्कतें होती हैं जिनके चलते कि उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड किया जाता है, या वो कौन सी दिक्कतें हैं जिनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों को मदद कर सकता है? मैं अगर बोलूं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट कब होती है बच्चे को, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बच्चा अगर कुछ काम करता है, अगर एक टॉय के साथ खेलता है, वो बहुत ज़्यादा उसके साथ रिपीटिटिवली या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खेलता है, एक ही टाइप का पैटर्न करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो डेवलपमेंट है, जो उसकी परसेप्शन है, जो उसका एक बिहेवियर है, वो एक एबनॉर्मल तरीके से, एक डिफरेंटली तरीके से डेवलप हो रहा होता है। अब उसमें हमें ये देखना होता है कि बच्चा, अगर हम उसे बुलाते हैं, अगर हम उसे कोई कमांड देते हैं, तो बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड करता है नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हम उसके साथ फिर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इन्वॉल्व करके उसको अप्रोचेस के साथ, जो हमारे स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, जैसे सेंसरी इंटीग्रेशन, अर्ली इंटरवेंशन, उनके साथ प्रोग्राम सेट करके उसे इम्प्रूव करते हैं। ओके, सो अक्सराना हम भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स से मिलते हैं, जो एक कॉमन चीज़ें हमें सुनाई पड़ती हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ खास बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं वो दौड़ते रहते हैं या भागते रहते हैं, जिसे हम थोड़ी तकनीकी भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि हैंड फ्लैपिंग है। वो लगातार अपने हाथों को इस तरीके से उंगलियों को अपने हिलाते हैं या स्पिन करते रहते हैं। तो क्या कारण होता है ऐसे बच्चों में जो इस तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं? जैसे मैं अगर आपको बताऊं, इस टाइप की जो ऐसे एक्शंस या ऐसी परफॉर्मेंस ऐसी करते हैं बच्चे, तो वो उनकी सेंसरी नीड्स होती हैं। उन्हें सेंसरी, जैसे बिहेवियर, जैसे मैं बताता हूँ, सेंसरी नीड्स, हमारी बॉडी में सेंसरी सिस्टम होता है। अगर वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चा एक सीकिंग टाइप ऑफ बिहेवियर उन्हें सीक करता है। जैसे आपने बोला हैंड फ्लैपिंग करता है, तो एक टाइप ऑफ ये प्रोप्यूसेप्टिव हमारा इनपुट होता है जो बच्चा सीक करता है। एक हमारा अगर हैंड प्ले करता है या फिंगर प्ले करता है, एक हमारा विजुअल सीकिंग बिहेवियर होता है। यूजली हमारे बच्चे इस टाइप के सेंसरी सिस्टम जो उनका एक रेगुलेट करने के लिए, वो इस टाइप की एक्शंस और एक्टिविटीज़ करके अपने आप को रेगुलेट करते हैं। तो क्या इसको हम रेस्टलेसनेस के तौर पे देख सकते हैं कि क्या बच्चा रेस्टलेस होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो अपने सराउंडिंग से बिल्कुल कटा हुआ रहता है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बिहेवियर ऑफ कोर्स अलग होता है, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा देखा गया कि या तो वो अपने सराउंडिंग से कटे हुए हैं या वो बहुत ही रेस्टलेस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इसको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नज़र से आप किस तरह से देखते हैं? मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के नज़र से मैं ऐसे देखता हूँ उन्हें कि बच्चा अगर वो किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बिल्कुल अवेयर नहीं है, तो वो अपने एक पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में, अपने एक सेंसरी सिस्टम में जो उसे रिक्वायरमेंट है, वो उसे सीख कर रहा होता है, अपने आप को रेगुलेट कर रहा होता है। जैसे एक जगह भागते रहना, या एक जगह बैठना नहीं, या कुछ हैंड फ्लैप करते रहना, या एक टाइम पे जंपिंग करते रहना। तो वो अपने सेंसरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वो अपने आप को इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है, जिससे अदर एक्टिविटीज़ में वो कनेक्टेड नहीं होता है। सो एक पेरेंट के तौर पे मान लीजिए कि अगर मैं कभी किसी थेरेपी सेंटर पे जाता हूँ, सो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या मुझे क्या जानना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से फायदा पहुंचा सकता हूँ? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे में जो उसकी एक एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस है, जो डेवलपमेंट है, वो हो रही है नहीं। हमें एक एज अ पेरेंट हमें ये देखना है कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है, क्या वो एप्रोप्रिएटली परफॉर्म करता है, जैसे कि अच्छे से कर पाना, उसे अच्छे से असेंबल कर पाना, उससे कुछ आउटकम निकले। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक हम लीगोस का एक हम जो एक सेट लेते हैं, बच्चा उसे अरेंज करके एक टावर बनाता है। अगर वो टावर बनाता है, उससे एक आउटकम निकला कि एक टावर बना हमारा। अगर वो नहीं बना, अगर कोई अरेंजमेंट करता है, वो सीक्वेंस अरेंजमेंट करता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक करता है, रिपीटेटिव पैटर्न प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं वो एबनॉर्मल परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए हमें थेरेपी सेंटर है हमारे, वहाँ जाकर हमें वहाँ पर उस बच्चे का एक असेसमेंट कराना होता है। जो असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि हम
किस एरिया में लैग कर रहे हैं बच्चे के, क्या बच्चे की सीकिंग बिहेवियर है, क्या बच्चे की अवॉइडिंग बिहेवियर है। हम डीपली उसे जब एक बार असेस कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसे एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करते हैं। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सेंसरी। सो एज ए लेमैन अगर मैं ये समझना चाहूँ कि ये सेंसरी शब्द का ऑटिज्म में क्या लेना देना है, या मैं ऐसे कहूँ कि सेंसरी प्रोसेसिंग, इसको किस तरीके से आप समझाना चाहेंगे? जी, सेंसरी प्रोसेसिंग मैं बहुत लेमन तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। सेंसरी जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक मेरे साथ जैसे एक लाइट है, उस लाइट पे मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, वो लाइट मेरे माइंड में कैसे एक प्रोसेस होके वो वहाँ पर इंटरप्रेट करके एक मेरी मेमोरी बिल्डअप करके उसे एक फंक्शनल, एक एग्जीक्यूटिव मतलब एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रही है। अब जो इस टाइप के बच्चे होते हैं जो हमारे, वहाँ पर क्या उन्हें इशू होगा, एक लाइट होगी, अगर वो हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट है तो वहाँ पर उनका जो इन्फॉर्मेशन है, जो ब्रेन में मेमोरी सिस्टम है, वो एक एप्रोप्रिएट वर्क नहीं करेगा। हो सकता है वो वहाँ पे अवॉइड करे, वहाँ से दूर भागना चाहे, या हो सकता है वहाँ से वो बिल्कुल चिपकना चाहे। तो ये हमारा सेंसरी सिस्टम होता है। सो बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो या तो टच को अवॉइड करते हैं, या लाइट से भागते हैं, या किसी चीज़ को स्मेल करने के लिए या तो बहुत ही ईगर होते हैं, या फिर उससे भी रिपेल करते हैं। तो क्या ये सेंसरी सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या? जी, ये ज़रूर, ये सेंसरी सिस्टम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमारी सेंसरी जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा जो सेंसरी सिस्टम है, इसमें 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर होते हैं हमारे, एक हाइपर सेंसिटिव, एक हाइपो सेंसिटिव। अगर हमारे ये 2 बिहेवियर हैं, जनरली जो बच्चे होते हैं हमारे दोनों मिक्स टाइप ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। जैसे अगर हाइपर सेंसिटिव होगा तो वो अवॉइड करेगा, जैसे लाइट से वो दूर भागेगा, किसी स्मेल से दूर भागेगा, किसी साउंड से वो डरेगा, या किसी साउंड से वो दूर भागेगा। ये हमारे हाइपर सेंसिटिव बच्चे के हमारे बिहेवियर होते हैं। अगर वो हाइपो सेंसिटिव है तो उस साउंड के टूवर्ड वो अट्रैक्ट होगा, कुछ वो साउंड क्रिएट करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, अपने माउथ के साथ कुछ राइम्स प्ले करेगा, कुछ खुद से गाएगा। तो इस टाइप से ये सीकिंग बिहेवियर होते हैं। जनरली आपने देखा होगा बच्चे बहुत भागते दौड़ते रहते हैं, वो एक टाइप ऑफ सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है, वो हाइपो सेंसिटिविटी है उसकी। वो भागेंगे, वो कहीं ना कहीं एक अपनी बॉडी में जो एक सेंसरी सिस्टम जो उसे रेगुलेट करने के लिए, वो वहाँ पे एक प्रोप्रियोसेप्शन, एक उसका वेस्टिबुलर सिस्टम, उस चीज़ को वो सीख कर रहे होते हैं, जिससे बच्चा जनरली आपने देखा होगा भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एक जगह नहीं बैठता है। तो यूजुअली ये आपके ऐसे सिम्टम्स आपको दिखते हैं। तो क्या इसका असर, या मैं यूँ पूछूं कि बच्चे के लर्निंग, बिहेवियर और उसके डेवलपमेंट के ऊपर में क्या इन सब चीज़ों का असर होता है, और अगर होता है तो किस तरह से ये असर करता है? जी, ज़रूर। ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मेरे बच्चे के इस टाइप से लर्निंग जो बिहेवियर लर्निंग इश्यूज़ हो रहे हैं, या बच्चा मेरा लर्निंग मतलब कहीं टेबल टॉप एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसके कहीं न कहीं हम देखते हैं इसके सेंसरी सिस्टम में इश्यूज़ हैं। सेंसरी सिस्टम में हम कैसे देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है, अगर मैं उसे कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अगर उसका एक सेंस है जो हम जनरली विजुअल हम सेंस बोलते हैं, पेरेंट कहीं ना कहीं वो लेकर जाते हैं कि विजुअल मतलब मेरे बच्चे का कोई आई साइट ख़राब है, नहीं, हमारी एक विजुअल अटेंशन होती है जो हमारा विजुअल सेंस परफॉर्म करता है। मैं अगर किसी बच्चे को एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पॉइंट पे दिखाना चाहता हूँ, इस टाइप के जनरली बच्चे ये पैटर्न्स या कलर्स या कुछ ऐसी चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक सीकिंग टाइप ऑफ बिहेवियर हो जाते हैं। जैसे कुछ लाइट होगी या वाइब्रेंट्स कलर हो गए, तो वहाँ पर वो उसके टूवर्ड अटेंशन पे करते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा, अगर मैं उसको उसके सेंसरी सिस्टम को सेटल नहीं करूँ तो उसकी लर्निंग कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। जैसे अगर मैं उसे एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, बेटा दिस इज़ ए, वो वहाँ पे नहीं देखना चाहता, लेकिन वो एक कलरफुल डॉट है या कोई पैटर्न है या लोगो है उस पे देखना पसंद करता है। तो इससे उसकी लर्निंग ऐसे इनडायरेक्टली मतलब मैं बोलूँगा अफेक्ट करती है कि वो वहाँ पर ए नहीं देखेगा, उसको कभी रिकग्निशन नहीं आएगी, कभी उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो इस टाइप से उसकी लर्निंग अफेक्ट करती है। ऐसे ही मैं ऑडिटरी बोलूँ आपको, जो हमारा एक सेंस होता है, हियरिंग सेंस। तो इसमें अगर मैं ऑडिटरी पेरेंट्स को बोलता हूँ तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं रिलेट करते, मेरे बच्चे का सुनने में कहीं दिक्कत है, उसकी हियरिंग इश्यूज़ है। नहीं, अगर हम जब टेस्ट कराते हैं वो नॉर्मल आता है,
लेकिन उसकी ऑडिटरी अटेंशन, जो ऑडिटरी अटेंशन है वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं पे नहीं करता, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में बहुत सारी साउंड्स हैं। हम किस साउंड पे अटेंशन पे कर रहे हैं और किस पे करना चाहिए। अगर बच्चा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कुछ साउंड्स हैं, हम बहुत ही आराम से एक शांत बिहेवियर में अगर फील करें उन्हें, तो हमें बहुत सारी साउंड्स पता चलती हैं। तो ये बच्चे उन साउंड्स पे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे फिर उन्हें कहीं ना कहीं नेम कॉल रिस्पॉन्स, कमांड फॉलोइंग रिस्पॉन्स, इस टाइप के इश्यूज दिखते हैं। सर हम भी बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते रहते हैं, ये शब्दावली हमारे सामने भी बहुत आती है, लाइक सेंसरी डाइट, सेंसरी चाइल्ड, सेंसरी इंटीग्रेशन। इन शब्दों का एज ए पेरेंट मेरे लिए क्या महत्व होना चाहिए? जैसे मैं आपको बताऊं, सेंसरी डाइट, अगर मैं किसी पेरेंट को सेंसरी डाइट बताता हूँ कि आपके बच्चे को सेंसरी डाइट की रिक्वायरमेंट है, वो एक डाइट से, नॉर्मल डाइट से वो कंपेयर करने लगते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें ये बोलूँगा कि ये नॉर्मल डाइट नहीं है, जो हम जनरली हम फूड इनटेक करते हैं वो उस डाइट से रिलेटेड नहीं है। ये सेंसरी डाइट, मेरा बच्चा एक टाइम पे एनर्जी लो फील करता है, लो एनर्जेटिक होता है, अलर्ट नहीं होता है, तो उसकी एक कहीं ना कहीं सेंसरी नीड्स हैं, जहाँ पर मैं उसे अराउजल इम्प्रूविंग एक्टिविटीज़, अराउजल इम्प्रूविंग डाइट एक प्रिपेयर करूँगा, मैं उसे उसके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा, जिससे बच्चा एक अलर्ट होगा, जहाँ पर जो हम परफॉर्मेंस चाहते हैं बच्चे से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर वो एक अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करे। ये हमारी सेंसरी डाइट है। अगर एक बच्चा, देखा होगा जनरली शाम में बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, पेरेंट कंपेयर करते हैं, मेरा बच्चा बहुत हाइपर है, एक जगह नहीं बैठ रहा है, तो उसे एक डाइट की रिक्वायरमेंट है। अगर हम देखें जनरली बच्चे कहाँ पार्क में जाते हैं, पार्क में अपनी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, हैंग करते हैं, तो उसकी जो सेंसरी सिस्टम में जो रिक्वायरमेंट है एज अप्रोप्रिएटली वो उन्हें मिल जाता है, जिससे वो एक सेटल रहते हैं। अगर वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता है बच्चे को, तो उस बच्चे के लिए वो एक सीकिंग बिहेवियर, वो वहाँ पे अदर वे में सीख करता है। जो आपको दिखता है बच्चा एक जगह हैंड फ्लैप कर रहा है, ये एक ही जगह जंपिंग कर रहा है, ये यहाँ से वहाँ भाग रहा है, तो इस टाइप के कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे। ओके। सर आपसे बात करके मुझे ऐसे भी याद आया, बचपन में हम लोगों को भी एक दिक्कत होती थी, जैसे जूते में फीते बांधना। तो अक्सराना बहुत सारे बच्चे, मैं भी खुद स्ट्रगल करता था कि जूते के फीतों को बहुत अच्छे तरीके से बांध लूं। तो आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे जब मदर्स आती हैं हमारे पास, तो इन चीज़ों में वो स्ट्रगल करती हैं कि उनका बच्चा जो है सो प्रोबेबली शर्ट का बटन नहीं लगा पा रहा है, या वो कपड़े पहनने में उसे दिक्कत हो रही है जिसे हम ड्रेसिंग कह लेते हैं, या टॉयलेटिंग की इश्यूज होती है। तो ये एक आम जीवन में डेली की चीज़ें हैं जो हम सब करते रहते हैं। इन बच्चों में क्या इस तरह का स्ट्रगल कहीं ना कहीं ये ऑटिज्म के लक्षण है, या मुझे इसको किस तरीके से देखना चाहिए? ये ऑटिज़म के लक्षण मैं प्रॉपर नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑटिज़म में इस टाइप के बच्चे जनरली करते हैं। ओके। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका सेंसरी सिस्टम जो है वो एप्रोप्रिएटली वर्क नहीं कर रहा होता है। तो उनकी रेगुलर लाइफ में जो एक फाइन मोटर फंक्शन, ग्रॉस मोटर फंक्शन, या मेरे प्ले फंक्शन या फंक्शनल फंक्शंस, जो मेरे स्किल्स इस टाइप से अफेक्ट होते हैं। जैसे आपने बोला कि मेरा बच्चा अगर शर्ट का बटन लगा रहा है तो वो लगाने में स्ट्रगल करता है, कहीं ना कहीं उसके फाइन मोटर्स, जो फाइन मोटर्स हमारे छोटे छोटे फंक्शन, जैसे मैं अपने फिंगर से, हैंड से और रिस्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ करता हूँ, वो मेरे फाइन मोटर्स हैं। अगर बच्चे की ये डेवलप नहीं हुए, तो बच्चा कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ में, बटनिंग, अनबटनिंग, अपने कुछ छोटे टॉयज़ के साथ प्ले करना, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। मैं ये समझना चाहूँगा सर आपसे कि ओटी एक बच्चे को इंडिपेंडेंट होने के लिए कैसे हेल्प करता है? प्रोबेबली इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब है कि वो अपने कामों को खुद से कर सकने की ओर बढ़े या कर सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इंडिपेंडेंस में क्या रोल फिट बैठता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कैसे हेल्प करता है बच्चे की इंडिपेंडेंसी में। सबसे पहले हम आते हैं बच्चे के साथ, हम देखते हैं बच्चे के सेंसरी इश्यूज़। सेंसरी इश्यूज़, जब तक मैं बच्चा मेरा अगर किसी चीज़ को वो एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, या उसे मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, तब तक हम उसके स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, जैसे बटनिंग। अगर मैं बटनिंग करना चाहता हूँ तो बटनिंग मेरा एक सेंस है, स्पेशल सेंस, मैं बिना देखे भी बटन लगा सकता हूँ, बिना देखे खोल सकता हूँ। तो मेरी ये स्पेशल ओरिएंटेशन है, मैं बटन को फील कर पाता हूँ। कहीं ना कहीं हमारा एक सेंस होता है श्रीगनोसिस, कि मैं उस चीज़ को वहाँ फील कर पाऊँ, उसके टेक्सचर से, उसके साइज से, उसके शेप से।
तो मैं वहाँ पे फील करता हूँ। और मेरी जो फिंगर्स, जो मेरी फिंगर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ मेरे फाइन मोटर, क्या मेरी वहाँ पे जो एक पिंच है, जो हम पिंच बोलते हैं, जो मेरे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, पिंच, हमारे ग्रास्प, हमारी स्ट्रेंथ, अगर वो प्रॉपर नहीं होती है तो इस टाइप से हमारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। सो एज ए पेरेंट प्रोबेबली मुझे क्या सेंसिटिव होना चाहिए टू बी मोर प्रिसाइज एज अ पेरेंट, मैं किस एज में ये मानूं कि मेरे बच्चे को अब एक ये सेल्फ हेल्प स्किल या अपनी इंडिपेंडेंस की ओर, या कौन सा वो उम्र है जब बच्चे को अपने इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ना चाहिए और एज ए पेरेंट मैं उसे वॉच करूं कि मेरा बच्चा एक सही डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर दिया है। जी, जैसे आपने बोला कि इंडिपेंडेंट के लिए क्या एक एज है। इंडिपेंडेंट के लिए एज हमारा, अगर बच्चा कोई भी चीज़ अपने, मैं बोलूँगा कि 8 मंथ के अपने माइलस्टोन की स्टेज में अगर वो होल्ड कर पाता है, यहाँ से हमें देखना चाहिए कि बच्चे के लिए हमें वहाँ पर इंडिपेंडेंसी लेवल के टूवर्ड उसे एनकरेज करना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चा कोई हैंड से टॉय होल्ड करने लगा, हम देखते हैं बच्चा 7 मंथ 8 मंथ्स में कुछ हैंड फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, तो वहाँ पे हमारा ये एक सपोर्ट होना चाहिए बच्चे के लिए कि बच्चा खुद से वो परफॉर्म करे। जैसे मैंने अगर उसे कुछ बिस्किट दिया या मैंने कुछ उसे फूड आइटम दिया, वो हैंड से होल्ड करे, अपने माउथ के टूवर्ड वो लेकर जाए और वहाँ पर अपना एक इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म करे। तो ऐसा एक स्पेसिफिक एज नहीं है कि मुझे इस एज में अपने बच्चे के लिए इंडिपेंडेंसी पे काम करना है। हमें ये देखना है कि बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं वो किस एज पर आते हैं और हमें कितना एनकरेज करना है, कितना बच्चा मेरा डिपेंडेंट है, उसे इंडिपेंडेंट बनाना है। एक फादर होने के नाते या एक मदर होने के नाते मेरा अपने बच्चे के साथ एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, ये जानकारी मुझे कहाँ से मिलेगी? मैं कैसे ये पता करूं कि ठीक है मेरे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? ए सेकेंडली, मेरे खुद के लिए एक मेरा रियलिज्म होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे से इस उम्र में ये एक्सपेक्ट करूं। बिकॉज आज की तारीख में एज अ पेरेंट हम सब बहुत इम्पेशंस भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कि हमारे को अपने बच्चे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो 8 महीना का आपने कहा, 9 महीना या साल 1.5 साल का हो रहा है, तो एज ए पेरेंट मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए अपने बच्चे से, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमें अपने बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन, एक रियलिस्टिक हमें, मतलब उससे जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, मेरे बच्चे का एक असेसमेंट होता है। जनरली एक असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस असेसमेंट को करते हैं, हम उससे उस बच्चे की लेवल को पता करते हैं। सो सर, मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि आपने भी वर्ड बोला असेसमेंट। क्या ये असेसमेंट सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए, या जैसे मैं कहूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ज़रूरी है, या एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी ज़रूरी है? जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए तो मैं बोलूँगा बहुत ही ज़रूरी है कि वो एक असेसमेंट हो। जो जनरल बच्चे हैं हमारे, कुछ पेरेंट्स हैं हमारे, कुछ हमारे गूगल से माइलस्टोन चेकलिस्ट डाउनलोड करते हैं, अपने बच्चे के एक एक माइलस्टोन्स को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं। वो आपने देखा होगा कि कभी डोर के पीछे वो अपने बच्चों की हाइट मेज़र करते हैं, देखा होगा आपने वेइंग मशीन में वो कभी वेट मेज़र करते हैं, कभी उनकी टॉय की परफॉर्मेंस कुछ पेरेंट्स हैं जो मेज़र करते हैं। जनरली हमें बच्चों की करनी चाहिए। और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए हमारे बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि उनके एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उनके एक हमारे असेसमेंट होना ज़रूरी है, जिससे हम बच्चे की लेवल को जानते हैं, उस लेवल से फिर हम बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। सर, जो मुझे आपकी बातों से समझ में ये आ रहा है कि जिसे आपने कहा कि एक बच्चे का डेवलपमेंट, चाहे वो ग्रॉस मोटर हो, फाइन मोटर हो, हम इस पे बाद में आएंगे, लेकिन बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, एक नॉर्मल बच्चा भी हो या वो एक स्पेशल नीड का बच्चा हो। घर पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिनके चलते हमारे बच्चे का डेवलपमेंट है वो एक सही दिशा में बढ़े? जी, सबसे पहले चीज़ हमें ये देखना है कि बच्चे को हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है। जनरली हम इतने क्योंकि पेरेंट क्या होता है कि वो फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं, वो ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं समझते कि ये बच्चे के लिए सही है या गलत है। वो ये देखते कि मेरा बच्चा यहाँ प्रोटेक्टेड रहे, मैं अपने बच्चे को ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, ज़्यादा सपोर्ट स्पेंड करूँ। इस चीज़ से क्या होता है कि बच्चा आप पे डिपेंडेंट हो जाता है। बच्चे की जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी वो खुद से कर सकता है, वहाँ पे एनकरेज करें, उसके इंडिपेंडेंसी के टूवर्ड उसे सपोर्ट करें।
जहाँ भी आपको दिक्कत लगता है कि हाँ ये नहीं कर पाता है, तो उसके स्टेप्स को ब्रेक करें, उसके स्टेप बाय स्टेप उसके साथ काम करें, जिससे बच्चा वो उस एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करे। आज जैसे सर हम ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा एक सवाल ये रहेगा कि हम थोड़ा सा अपने डिस्कशन को अब थेरेपी की तरफ मोड़ते हैं, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उन्हें थोड़ा सा इसका फ़ायदा मिल सके। कि जब हम थेरेपी की तरफ बढ़ते हैं तो दो शब्द अभी आपने कहा, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि कभी वो चलने में गिर जाते हैं या उनको बैलेंस की इशू होती है। सो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि एज अ पेरेंट हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को बिल्कुल आसान भाषा में किस तरीके से समझें, और एक थेरेपी सेंटर में इस पे किस तरह से काम की जाती है। ग्रॉस मोटर फंक्शन हमारे वो होते हैं जो हम अपने, जैसे कुछ ऐसे फंक्शन जो बड़े होते हैं हमारे, लाइक कि जैसे मैं चल रहा हूँ या मैं स्टेयर्स को चढ़ रहा हूँ या किसी चीज़ पे मैं क्लाइंब कर रहा हूँ या मैं कहीं क्रॉल कर रहा हूँ, ये मेरे ग्रॉस मोटर जो बड़े बड़े मेरे फंक्शंस हैं, इन्हें हम ग्रॉस मोटर फंक्शंस बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ में फाइन मोटर्स भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। फाइन मोटर्स मैंने पहले भी बताया कि फाइन मोटर्स छोटे फंक्शंस जो हमारे हैंड इन्वॉल्वमेंट, रिस्ट इन्वॉल्वमेंट, जो हमारी फिंगर इन्वॉल्वमेंट से होते हैं, वो हमारे फाइन मोटर्स हैं। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन था कि बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं, तो हो सकता है उनकी मस्कुलर वीकनेस है। मस्कुलर वीकनेस, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं है, जिससे उसका एक पोस्चरल स्टेबिलिटी वो प्रॉपर नहीं है, जिससे वो अपने ग्रॉस मोटर फंक्शन में प्रॉपर वो परफॉर्म नहीं कर पाता। देखा होगा कि बच्चे क्लमजी क्लमजी वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, क्लमजी उसकी बॉडी होती है। वो जब चलते हैं तो वो किसी चीज़ पे प्रॉपर अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को देख नहीं पाते हैं, जो भी उस टाइप के हर्डल्स होते हैं उनके पास, वो वहाँ पे गिर जाते हैं। तो हमें वहाँ पे उनकी ग्रॉस मोटर पे काम करना होगा। ग्रॉस मोटर में उसकी मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा, उसकी स्पेशल अवेयरनेस को इम्प्रूव करना होगा, उसके हर्डल्स को इम्प्रूव करना होगा, सो दैट कि वो अपनी लाइफ में अपने ग्रॉस मोटर फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अगर हम इन्हीं फंक्शन को प्लेफुल वे में देखें, जैसे हम बच्चों के साथ में प्लेफुल वे में देखते हैं, बच्चा कैच करना, थ्रो करना, टारगेट को हिट करना, किसी एक पोल पर उसे हैंग करना, तो इसके प्लेफुल फंक्शन हो जाते हैं ग्रॉस मोटर। तो ये हमारे प्लेफुल ग्रॉस मोटर फंक्शंस है। अब मैं फाइन मोटर अगर आपको बताऊं, फाइन मोटर में छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे हैंड इन्वॉल्वमेंट, फिंगर इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैं अगर किसी चम्मच को पकड़ना चाहता हूँ, तो मैं चम्मच को एक एप्रोप्रिएट वे में मैं अपने, देखा जाए तो मैं अपने हैंड से ही होल्ड करूँगा, अपनी फिंगर के मूवमेंट से होल्ड करूँगा। मैं उसे एप्रोप्रिएटली वहाँ पे होल्ड करके मैं वहाँ पे एक एक्टिविटी को अच्छे से कर पाऊँगा। तो ये मेरे फाइन मोटर है। मैं अभी ईटिंग्स, आपको जो ईटिंग पार्ट है मैं ये बता रहा हूँ। देन फिर हमारे खुद हमारी ड्रेसिंग में अगर बटन लगा रहा हूँ, खोल रहा हूँ, या मेरे कुछ हुक हैं, मैं हुक को लगा रहा हूँ या खोल रहा हूँ, या मेरा कुछ इस टाइप का टिच बटन है, मैं उसको खोलता हूँ या लगाता हूँ, ये मेरे फाइन मोटर फंक्शंस हैं जो मेरे हैंड, फिंगर और रिस्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ होते हैं। ओके। सो जब एक थेरेपी सेंटर पे कोई पेरेंट जाते हैं, तो मैं इस बात को भी समझना चाहूँगा, क्योंकि सर ऑटिज्म का जो हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट थेरेपी ही है प्राइमरीली, एंड दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट वी कैन सीक इन अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। सो एज ए पेरेंट मुझे क्या सीख करना चाहिए फ्रॉम एनी ऑटिज्म सेंटर और ऑटिज्म स्कूल, कि ओटी पर्सपेक्टिव से मैं क्या डिस्कशन करूं, क्या बातें करूं, बिकॉज प्लानिंग मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितनी चीज़ें, जो एक्टिविटीज़ आप बता रहे हैं, ये हर बच्चे का प्लानिंग होता होगा और ये चीज़ें अलग होती हैं। तो प्लानिंग को लेकर के एज ए पेरेंट मुझे क्या समझना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा आपको कि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेक्ट्रम जो वर्ड है उसमें वो इसलिए है क्योंकि हर एक बच्चे की डिफरेंट परफॉर्मेंस है। आपने देखा होगा, आपने शायद कहीं ऐसे कहीं किसी बच्चे को देखा होगा, फिर दूसरे बच्चे को देखा होगा, वो दोनों बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि बच्चे के साथ हमें इंडिविजुअल उसका प्लान सेट, वो हमारे असेसमेंट से आता है। हम जब असेसमेंट करते हैं, बच्चे की ऑब्जर्वेशन करते हैं, पेरेंट डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारी वहाँ पर एक एक कंप्लीट हमारी इवैल्यूएशन होती है बच्चे के साथ। फिर हम उसमें फाइंडिंग्स देखते हैं कि बच्चे के इस एरिया में हमारी प्रॉब्लम है। अब हमें ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए, बच्चे के लिए फर्स्ट जो चीज़ें हैं, जो उसके माइलस्टोन से रिलेटेड हैं, जो उनको इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम उन एरिया को टारगेट करते हैं, जो हमारे प्लर सेट करते हैं, देन फिर हमारी डेवलपमेंट के साथ होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम काम करते हैं।
तो किसी भी सेंटर में अगर आप जाते हैं तो उस सेंटर में आपको ये देखना है हमारे बच्चे के साथ, हमारे साथ और हमारे बच्चे की ऑब्जर्वेशन प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं। अगर ये होती है तो वेल एंड गुड। फिर उसका एक स्टैंडर्डाइज हमारे असेसमेंट्स हैं वो अगर होते हैं वेल एंड गुड। फिर हमारे आते हैं होलिस्टिक अप्रोच। हमें होलिस्टिक अप्रोच, अगर मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ तो मुझे अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी एरिया में अच्छे से काम करना है। अगर बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे अब ये मेरा बच्चा स्पीच के लिए प्रिपेयर हो गया, मुझे स्पीच थेरेपी करानी है, तो ये एक सेंटर में जनरली होना चाहिए। सर, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और थोड़ी इसको और डेप्थ में जाके समझने की कोशिश कर रहा था तो एक और शब्द हमारे बीच में आया था, डिस्प्रैक्सिया। इस शब्द को थोड़ा सा अगर आप हमारे लिए समझा दें तो बेहतर होगा। डिस्प्रैक्सिया आपका जो वर्ड है, जैसे अभी हमने डिस्कशन किया ग्रॉस मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल से ही रिलेटेड है मेरा, जो मेरी मोटर फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं। ओके। मैं अगर कोई एक्टिविटी को प्लान नहीं कर पाता हूँ, एक प्रॉपर वे में नहीं परफॉर्म कर पाता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरा डिस्प्रैक्सिया है। मैं अगर एक ग्लास को उठाकर पानी पीना चाहता हूँ तो मैं वहाँ पे एक प्लान नहीं कर पा रहा हूँ और प्लान करके वो एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा ये डिस्प्रैक्सिया है। तो मैं अगर लेमन बताऊँ, जैसे हम कुछ काम करते हैं, मैं नहाने जाता हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि नहाने के लिए मेरे क्या स्टेप्स हैं। अगर मैं कुछ बच्चे के लिए कुछ राइटिंग काम करना चाहता हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि मुझे अपने शोल्डर को कैसे रखना है, हैंड को कैसे रखना है, कैसे पेंसिल को होल्ड करना है, कितना मूव करना है, तो मेरे लिए ये डिस्प्रैक्सिया है। तो अनेबल टू परफॉर्म मेरे मोटर स्किल्स। ओके। तो हमने अक्सर आना ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें सिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन करके आता है, जो उनके पूरे थेरेपी प्रोग्राम को भी और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं या स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं, सिटिंग का उसमें क्या महत्व है, या थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो सिटिंग कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उनके डेवलपमेंट में अगेन मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि सिटिंग हम कैसे अचीव करें ताकि बच्चा का डेवलपमेंट फास्ट हो। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि बच्चे का जो सेंसरी सिस्टम है, जिसे हम फर्स्ट टाइम मतलब इनिशियल टाइम में हम इवेलुएट करते हैं, वो अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जैसे कि उसकी वेस्टिबुलर नीड्स हैं या मेरी प्रोप्रियोसेप्टिव नीड्स हैं, अगर वो मेरी सेटल नहीं होती हैं तो बच्चा मेरा कहीं बैठेगा नहीं, कहीं एक जगह टिकेगा नहीं, कहीं जब टिकेगा नहीं तो वो अटेंशन पे नहीं करेगा। तो ये सबसे पहला मेरा ये गोल होना चाहिए कि मेरा बच्चा सेटल हो, जो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो। मेरा बच्चा जब बैठेगा, फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है बैठना, क्योंकि अगर हम जनरली देखें स्कूल मेरा बच्चा जाता है तो स्कूल में अराउंड 3-4 आवर्स के लिए, वो 3 से 4 घंटे के लिए वो बैठ के काम करता है। अगर मेरे स्कूल में ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बैठ के करने वाली होती हैं। अगर मैं उसके सेंसरी सिस्टम को स्टेबल कर देता हूँ, जो उसकी नीड्स हैं, सेंसरी नीड्स, मैं उन्हें फुलफ़िल कर देता हूँ, फिर मैं उसे कुछ बिठाकर काम करता हूँ, तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसको मैं सिर्फ एक और थोड़ा एडिशन कर दूं, एक जैसे हम जिसे कहते हैं कि सिटिंग इज वन पार्ट, एंड देन अगर इसको हम अटेंशन स्पैन की बात करें कि उसका अटेंशन स्पैन कैसे बढ़े, एक तो उसने बैठना सीखा, तो ओटी किस तरीके से मदद करता है कि उस बच्चे का अटेंशन स्पैन यानी वो टाइमिंग बढ़े, ज़्यादा स्टेबल हो, ये थोड़ा सा आप हमें समझाएं। ज़रूर। कुछ बच्चों में बिहेवियर भी होते हैं, कुछ बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं। जिन बच्चों में बिहेवियर्स होते हैं वो डायरेक्टली कुछ हमारी एकेडमिक से रिलेटेड या कुछ हमारे जो रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम जनरली टेबल जानते हैं, बैठ के काम करना है, हमें बैठ के पढ़ना है, राइटिंग करना है या कुछ हमें होमवर्क करना है, तो ये चीज़ें होती हैं। बच्चा इन चीज़ों से दूर भागता है तो वो एक बिहेवियर से हो सकता है। हमें सेंसरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए, हमें कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे बच्चा मेरा पार्टिसिपेट करे। बच्चा जब पार्टिसिपेट करेगा, उन एक्टिविटीज़ को लॉन्ग ड्यूरेशन तक परफॉर्म करेगा, तो उसकी कहीं ना कहीं सिटिंग एंडोरेंस उनकी इम्प्रूव होती है, जिसमें वो सिटिंग एक्टिविटीज़ में अच्छे से परफॉर्म करते हैं। हम डायरेक्टली उन्हें कुछ राइटिंग पार्ट या कुछ उन्हें हम ऐसे पढ़ने लिखने वाले जो स्कूल से एकेडमिक से रिलेटेड पार्ट हैं वो नहीं कराएं। अभी हम उन्हें फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उनकी कुछ लॉजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, कुछ हम वहाँ लॉजिकल एक्टिविटीज़ दें उन्हें, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक्स पार्ट। तो जब वो बच्चा इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसकी, जैसे मैंने बताया, सिटिंग टॉलरेंस वो बढ़ती है। बच्चा सिटिंग टॉलरेंस में अच्छे से अटेंशन पे करता है, बच्चा अटेंशन पे करेगा तो उसकी लर्निंग होती है।
ओके, सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट स्टेप इज कि सिटिंग स्पैन की हम बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बच्चा कम्युनिकेट करने की तरफ बढ़े। अगर उसमें कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम है या दूसरों से अलग है, हम जिस भाषा को बोलें, सो ओटी का कम्युनिकेशन के साथ क्या कोई कोरिलेशन है? क्या वो उसको बढ़ाने में मदद करता है, या कैसे हम इसको समझ सकते हैं? मैं बोलूँगा जो ये बच्चे होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को लर्न करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती है। इनिशियल टाइम में जब नॉन वर्बल बच्चे की कम्युनिकेशन होती है, वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब वो एक्सप्रेस कर पाते हैं तो उनकी वो जो डिमांड और एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल हो जाती है। अगर वो नहीं होती है बच्चे की, तो बच्चा कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट होगा, टेंट्रम शो करेगा, मेल्टडाउन करेगा। तो ओटी इनडायरेक्टली बच्चे की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। बच्चा जैसे पॉइंटिंग करता है, बच्चा जेस्चरल कम्युनिकेशन को करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा इनडायरेक्टली बच्चे के जो थेरेपिस्ट हैं, इनडायरेक्टली बच्चे के लिए कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि सेंसरी इंटीग्रेशन और कम्युनिकेशन या स्पीच का कोई ना कोई आपस में कोरिलेशन है? ज़रूर, बहुत ज़रूर। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मेरा ऑडिटरी प्रोसेसिंग सेंस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैं सुनूंगा नहीं। अगर मेरा विजुअल सेंस अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मैं देखूंगा नहीं। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरा विजुअल सेंस और ऑडिटरी सेंस। जब मैं किसी चीज़ पे अटेंशन पे करूँगा, किसी साउंड पे अटेंशन पे करूँगा, तभी मैं लर्न करूँगा। तो मेरी स्पीच थेरेपी में ये बहुत ज़रूरी है कि मेरे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। तो उसके पहले बेसिक जो हमारी अटेंशन एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं, इम्प्रूविंग एक्टिविटीज़, उसमें डालकर फिर हम उसे स्पीच में डालें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं हमारे। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि जब मैं इसको थोड़ा और डीप में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो इसी से संदर्भ में एक शब्द हमारे सामने और आया था, विच इज़ बॉडी अवेयरनेस। सो बच्चे के लिए बॉडी अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? और मैं इसको एक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँगा कि बॉडी अवेयरनेस का मेरे बच्चे के लिए क्या महत्व है। दूसरा कि क्या ये हमें किसी तरह के इंटरेक्शन और इंगेजमेंट, वेदर विथ फ्रेंड्स, पीयर्स, सोसाइटी, ये कैसे मदद करता है? बॉडी अवेयरनेस, हमारी बॉडी में एक सेंस होता है प्रोप्रियोसेप्शन, जो हमारे जॉइंट सेंस, हमारे बॉडी सेंस वो इम्प्रूव करता है। अगर ये सेंस मेरा कहीं ना कहीं एबनॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, या मेरे इसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, या इसमें मेरी हाइपो सेंसिटिविटी है, तो बच्चा जज नहीं कर पाता है मुझे किसके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। अगर मैं जनरली, मैं एक लेमन में अगर बोलूँ, मैं आपके साथ हैंड शेक करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हैंडशेक करूंगा, तो मेरा जो मूवमेंट होगा, मेरी मूवमेंट प्लानिंग होगी, मेरा जो प्रेशर होगा वो अलग होगा। एक मैं छोटे बेबी के साथ करता हूँ, अगर मैं उसके साथ करूँगा तो मेरे माइंड से एक रिस्पॉन्स आएगा कि मुझे कैसे करना है। तो मैं वहाँ पे एक अलग प्रेशर प्रोवाइड करूँगा, अलग तरीके से मूवमेंट परफॉर्म करूँगा। तो ये मेरी बॉडी अवेयरनेस है। ये माइंड में जब हम परफॉर्म करते हैं, तो ये हमारी कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन होती है। जब ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है कि हाँ, मुझे किस पर्सन के साथ, किस कैटेगरी के पर्सन के साथ कैसे परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे हम ये परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी बॉडी अवेयरनेस, जैसे मैं स्कूल में हूँ, तो मुझे बच्चे के साथ, अगर बड़ा बच्चा है तो मुझे कैसे उसके साथ परफॉर्म करना है, कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करना है। कभी कभी देखा होगा, आपने सुना होगा, कुछ बच्चे इंटरेक्ट करने के चक्कर में वो पुश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वो सेंस नहीं होता है, वो अप्रोच करना नहीं जानते हैं, वो अपनी बॉडी में उस प्रेशर को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये इशू जनरली आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी बॉडी अवेयरनेस पे भी काम की जाए। Okay. So now, sir, you are an experienced occupational therapist by profession. So मैं ये जानना चाहूँगा कि एक occupational therapy के रूम में, या मैं ऐसे कहूँ कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर में जहाँ occupational therapy होती है, क्या होता है? हम क्या करते हैं एक ओटी सेशन के दौरान? As a parent, I would like to know this. जनरली पेरेंट्स अगर देखें उसे, तो उन्हें लगता है ये प्ले सेंटर है। एक प्ले सेंटर है, वो प्ले एक्टिविटीज़ है, मेरा बच्चा प्ले कर रहा है। हमने इनिशियल जो आपका क्वेश्चन था कि बच्चे का कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं। बच्चे का ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वो उसका प्ले है। हम सारी जो अप्रोच को डील करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो प्लेफुल करते हैं। जब हम प्लेफुल करते हैं बच्चे के साथ, तो बच्चे की जो हमें माइलस्टोन्स अचीव करना है, हम उन चीज़ों को अच्छे से उसे अचीव कर पाते हैं। हाँ, सो दैट लीड्स मी टू द क्वेश्चन कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक बच्चे का गोल क्या है, और हमें इसे
जैसे आपने कहा कि हम उसे प्ले के थ्रू सारी चीज़ें अचीव करते हैं, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है? ये हमारे असेसमेंट पे डिपेंड करता है। जो मैंने बताया था कि असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मेरे पास बच्चा आया, मैंने उसे सुपरफिशियली ऑब्जर्व किया, जस्ट कुछ मैंने पेरेंट डिस्कशन की, उसके थ्रू मैंने अपने बच्चे के साथ एक गोल सेट किया, उसके साथ इम्प्लीमेंट किया। मुझे बहुत ही लिमिटेड उसमें आउटकम्स आएंगे। सबसे पहली चीज़, हमारे जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है, हमें वो डीपली उसके पेरेंट्स के साथ करना ज़रूरी है। उसकी जो परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, हमें वो ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। जब हम ये करते हैं, तो उसके बाद हम उस बच्चे का प्लान सेट करते हैं। मैंने देखा कि बच्चे को यहाँ पर विजुअल एरिया में उसे इश्यूज़ हैं, बच्चे के टैक्टाइल एरियाज़ में इश्यूज़ हैं, बच्चे के ऑडिटरी एरियाज़ में इश्यूज़ हैं। जब मैं इन एरियाज़ पे काम करता हूँ प्राइमरली, कि बच्चे के टैक्टाइल इश्यूज़ हैं, जनरली बच्चा सबसे पहले टच्ड होता है। जब हम देखते हैं बेबी जब होता है हमारा, तो हम उसे होल्ड करते हैं, तो सबसे पहले वो टच मिलता है उसे। हम बुलाते हैं, कुछ साउंड से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो साउंड होती है। वो पेरेंट्स को देखता है, जब हम उसे कुछ एक्सप्रेशंस बनाते हैं तो वो आई टू आई लेवल पे कांटेक्ट होता है। तो ये बेसिक सेंस है। जब हम इन सेंस पे काम करते हैं तो बच्चे के लिए एक पिलर डेवलप होता है। फिर उस अकॉर्डिंगली फिर हम जो हमारे असेसमेंट में हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, उस अकॉर्डिंगली बच्चे के गोल सेट करते हैं। फर्दर फिर हम उस पर काम करते हैं। सो एक थेरेपी सेंटर का अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूं, तो एज ए पेरेंट मैं बाहर बैठा रहता हूं और मुझे एक कैमरे पे दिखाई देता है कि मेरे बच्चे के अंदर थेरेपी तो चल रहा है। एक्चुअली मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे क्या सवाल होने चाहिए आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर वन, कि मेरा सवाल ये रहेगा कि कितने दिनों में मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे बच्चे में कोई डेवलपमेंट दिखे। दूसरा, मेरे बच्चे में प्रोग्रेस हो रहा है, इसको मैं कैसे समझूंगा, और मेरे क्या सवाल होने चाहिए किसी भी सेंटर पे, किसी भी स्कूल में 3 महीने 6 महीने से मेरे बच्चे का थेरेपी चल रहा है, तो मैं किन सवालों को जाकर के उनसे पूछूं ताकि मुझे ये एक कॉन्फिडेंस मिले कि मेरे बच्चे का एक राइट थेरेपी चल रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि मैं कैसे अपने बच्चे की परफॉर्मेंस, अपनी इम्प्रूवमेंट को ऑब्जर्व करूं, फाइंड आउट करूं। तो मैं अगर बोलूं कि इसमें पेरेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया असेसमेंट, जब हम असेसमेंट करते हैं बच्चे की, हम फाइंडिंग्स लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि बच्चे का हम प्राइमरी प्रोटोकॉल सेट करते हैं। जब प्राइमरी प्रोटोकॉल जब सेट करते हैं, वो पेरेंट्स का एक ये राइट है कि वो प्राइमरी जो गोल्स हैं उसके जाने, जो उसकी प्रॉपर इंडिविजुअल एक आईपी हमने जब सेट की उसकी, उस चीज़ को समझें। जब उस पर काम होगा, थेरेपी मैं बोलूँगा कि मेडिसिन की तरह नहीं है कि हम एक मेडिसिन को लेते हैं और उसके बाद हमारा पेन कम हो जाता है। करेक्ट। तो ऐसी नहीं है। थेरेपी हमें ब्रेन लेवल पे ट्रेन करती है, उसकी हैबिट पे ट्रेन करती है। तो हम देखते हैं थेरेपी थोड़ा थोड़ा, मैं बोलूँगा धीरे धीरे काम करती है। जब हम बच्चे के बेसिक स्किल्स पे काम कर रहे हैं, वो उन स्किल्स को हम ऑब्जर्व करें। घर पे बच्चे की ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व, बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें। जब हम इन चीज़ों को नोटिस करते हैं, हम देखते हैं कि मेरा बच्चा पहले इस टॉय के साथ खेलता था, आज इस टॉय के साथ एक कुछ अच्छे वे में पार्टिसिपेट कर रहा है, कुछ अप्रोप्रिएटली परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमारी फाइंडिंग्स हैं। तो हमारे जो गोल्स हैं, उसकी हमें पेरेंट को सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे के क्या गोल्स हैं, उन गोल से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को घर पर वो ऑब्ज़र्व करें, उसकी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करें। तब हमें पता चलता है कि मेरे बच्चे में ये सही वे में चल रहा है और ये सही थेरेपी हो रही है और सही इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके। सो नेट नेट अगर आपकी बात को मैं थोड़ा समराइज कर दूं, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस बात को समझें कि थेरेपी, पेरेंट इन्वॉल्वमेंट और होम प्रोग्राम, ये तीनों कोरिलेटेड है, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। और इनका अगर हम क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, और शायद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे घर पे भी जो एक्टिविटी हो रही है, अगर हम उनको लाके वापस अपने इंस्टीट्यूट में शेयर करें कि बच्चा घर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या इससे हमें मदद मिलेगी, क्या इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा? बिकॉज वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। हर एक बच्चा हर एक पर्सन के साथ अलग बिहेव करता है। जैसे आपने सुना होगा, ये थेरेपिस्ट के साथ तो एक्टिविटी कर लेता है, ये मेरे साथ तो एक्टिविटीज़ कर लेता है, लेकिन घर पे नहीं करता है। घर पे उसका एनवायरनमेंट, उसका जो एक पेरेंट कनेक्शन है वो अलग होता है। उसे पता है कि मैं अगर इसमें थोड़ा सा अपना क्रैंकी बिहेवियर शो करूँगा या मैं अपने टेंट्रम शो करूँगा, तो ये मेरी डिमांड फुलफिल हो जाएगी। आप देखेंगे कि अगर मदर कुछ उसे एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, कुछ कराती है, तो देखा होगा बच्चा रोने लगता है।
आप इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कीजिए, वो किसके सामने रोता है, किस पर्सन के सामने रोता है। वो अपनी डिमांड करना चाहता है, अब वो चाहता है कि ये पर्सन मुझे सपोर्ट करे और इस एक्टिविटी को मैं नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये ब्लॉक कर दे। अब जैसे आपने पहले भी पूछा था कि पेरेंट्स बाहर बैठे होते हैं, अंदर हम जैसे नहीं बिठाते हैं, अंदर नहीं बैठते हैं। वो रीज़न ये है कि हम एक एक जो एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट है बच्चे के लिए, एक बिहेवियर है, वो हम सेट करें, बच्चे के माइंड में ये हम डेवलप करें या उसे लर्न कराएं कि ये जो आपको एक्टिविटी है ये आपको करना है और आपको इसके लिए कोई टेंट्रम शो नहीं करना। अगर आप करते तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस एक्टिविटी को अगर कोऑर्डिनेशन में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, देखा होगा कि अगर मैं जब कराता हूँ एक्टिविटी, मम्मी कुछ कंप्लेंट करती होंगी कि जब मैं एक्टिविटी कराती हूँ तो ये रोता है, तो दादू बोल देते हैं कि बेटा मत कराओ इसे, क्यों रुला रहे हो। उसे इसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि दादू जब मुझे ब्लॉक कर लेंगे मुझे नहीं करना है, उससे उसका बिहेवियर एग्जेजरेट होता है। तो अगर पेरेंट्स इस टाइप के बिहेवियर्स, इस टाइप की एक्टिविटीज़ के फीडबैक्स अगर हमें देते हैं तो ये हमारे साथ बहुत ज़रूरी है और हम उसके साथ कोऑर्डिनेशन में पेरेंट को गाइड कर पाते हैं और कोऑर्डिनेशन में काम कर पाते हैं, तो बच्चे में बेटर रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। सो तकरीबन ये ओटी की जो थेरेपी होती है वो कितने दिनों तक चलती है, या मैं ऐसे पूछूं कि कितने दिनों तक में हमें कुछ समझना चाहिए कि ठीक है ये थेरेपी काम कर रही है या नहीं कर रही है? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि थेरेपी काम कर रही है नहीं कर रही है, वो हम कैसे देखेंगे? बच्चे के गोल्स, बच्चे की एक्टिविटीज़। जब बच्चा परफॉर्म करता है, जब घर पे वो उस एक्टिविटी में जैसे कुछ खाने से रिलेटेड मैं कुछ एक्टिविटी करा रहा हूँ, मेरा गोल होगा कि मैं वहाँ पे इसकी फीडिंग, इंडिपेंडेंट फीडिंग पे काम कर रहा हूँ। तो बच्चा, जब हम उसे कुछ खाने के लिए ऑफ़र करते हैं तो बच्चा इंडिपेंडेंटली यूटेंसिल्स होल्ड करता है, इंडिपेंडेंटली वो कुछ जो खाने का फूड है वो होल्ड करके अपने माउथ के टूवर्ड वो लेकर जाता है, प्रॉपरली वो नीट एंड क्लीनली वो खाता है। मुझे कुछ ऐसे रिस्पॉन्स दिखते हैं तो मेरी थेरेपी सही तरीके से वर्क कर रही है, मुझे इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं कभी नहीं जज कर पाऊँगा कि मेरी थेरेपी सही कर चल रही है या ख़राब चल रही है, तो मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पेरेंट ऐसा करते हैं तो हम ऐसे समझ पाएंगे कि हाँ, ये मेरी थेरेपी सही चल रही है। अब किस टाइम तक, कितने टाइम तक चलती है, ये एक थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल आंसर है। मैं बोलूँगा कि थेरेपी अगर आप चाहते हैं कि मुझे बच्चे के स्किल्स और ग्रेसफुल तरीके से कराना है, बहुत स्मूथफुली कराना है, तो थेरेपी आप जब तक चाहते हैं तब तक चल सकती है। अगर मुझे लगता है कि मेरा बच्चा ये एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे उसके लिए मैं बोलूँगा कि रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे थेरेपी की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, अभी हम लोग डिस्कशन के दौर में ये समझे कि एक इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है और हम अंदर में क्या वॉच आउट कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये, जैसा आपने भी बताया कि होम का इन्वॉल्वमेंट, घर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं ये समझना चाहूँगा कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट पूरी थेरेपी प्रोसेस में किस हद तक महत्वपूर्ण है? जितना आप दे सकते हैं, जितना इन्वॉल्वमेंट, इसमें मैं कोई पैरामीटर नहीं है हमारे पास कि हम उसे कुछ इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व कर पाएँ। अगर मैं जनरली बच्चों को बोलूँ कि जनरली बच्चों को हमें 1x अटेंशन देनी है, इन बच्चों को हमें ज़्यादा अटेंशन देनी होती है, मैं बोलूँगा 4x 5x अटेंशन देनी होती है। मुझे हर एक लेवल की एक्टिविटी उसकी ऑब्जर्व करनी है, नोटिस करनी है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, मुझे हर एक चीज़ ऑब्जर्व करना है। मुझे एक रिटर्न, एक नोट्स प्रिपेयर करनी है, वो अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करनी है। ये मैं बोलूँगा कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना इन्वॉल्वमेंट हो पाए उतना इन्वॉल्वमेंट करें। इसके लिए कोई ऐसे परसेंटेज नहीं है कि मुझे उसके लिए 100% होना है या 30% होना है, 40%, क्योंकि इन बच्चों की हर एक एक्टिविटी एबनॉर्मली होती है। कई बार हमारे बीच में ये सवाल आता है कि हम तो थेरेपी सेंटर पे लेकर जा रहे हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। एक रियलिस्टिक अप्रोच में इसलिए लेना चाहता हूँ, दो दिस में साउंड लिटिल क्रिटिकल, लेकिन सवाल वही है जिसे मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि क्या सिर्फ थेरेपी से हमारे बच्चे में एक अच्छा परिवर्तन आ सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या इंस्टीट्यूट या स्कूल या सेंटर की थेरेपी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें होम एनवायरनमेंट में जो हम बच्चे के साथ कर रहे हैं उसका भी एक इक्वली या कहीं ना कहीं एक ज़्यादा बड़ा महत्व है? जो थेरेपी पार्ट है वो आपको गाइड करेगी। जो एक पेरेंट हैं वो थेरेपी पार्ट में आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ या थेरेपी सेंटर में जा रहा हूँ, ये थेरेपी ही ओनली सॉल्यूशन है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। जैसे कि मैं घर पे काम नहीं करूँ, घर के लिए सिस्टमेटिक एक रूटीन डेवलप नहीं करूँ, तो आपकी थेरेपी इफ़ेक्ट नहीं करेगी।
सबसे मेजर रोल है आपका घर का, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बच्चा घर पे स्पेंड करता है, उसके बिहेवियर्स डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट होते हैं। बच्चा पार्टिसिपेटेड होता है, एंटीसिपेटरी टाइप ऑफ बिहेवियर शो करता है। हमें उन बिहेवियर को टैकल करके जो हमारे रूटीनली एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म कराना है। तो मैक्सिमम रोल आपका घर का होता है, एक थेरेपी आपको गाइड कर सकती है। अब ये होता है कि सर इंस्टीट्यूट में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज डेली बेसिस पे कराई जाती है बच्चों के साथ। क्या इन्हीं सब एक्टिविटी को मैं घर पे वापस अपने बच्चे के साथ करूं या घर पे हम उसे अलग एक्टिविटी कराएं? इसका राइट गाइडेंस मुझे कहाँ से मिलेगा और मैं कैसे डिसाइड करूं कि घर पे वाली एक्टिविटी सेम हो या अलग हो या वाइस वर्सा? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अलग कराऊं। अगर मैं कुछ एक्टिविटी यहाँ पर कराता हूँ वो मेरे गोल से रिलेटेड है, मैं उसी गोल से रिलेटेड एक्टिविटी अगर मैं घर पे कराता हूँ तो मेरे उस गोल में जल्दी अचीवमेंट होगी, जल्दी मेरा आउटकम आएगा। अगर मैं गोल से बिल्कुल अपोजिट एक्टिविटी कराऊंगा, बच्चा वहाँ भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा और सेंटर में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमें ये एक कोऑर्डिनेशन में, थेरेपिस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए कि अगर मैं बच्चे के राइटिंग स्किल्स पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे घर पे राइटिंग स्किल्स के लिए किस टाइप की एक्टिविटीज़ घर पे करानी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और थेरेपिस्ट कोऑर्डिनेशन हो। अगर वो नहीं होता है तो हमारा कहीं ना कहीं बच्चे में जो स्टगनेंट, बच्चे के नेगेटिव टाइप ऑफ बिहेवियर, जो एंटिसिपेटरी बिहेवियर होते हैं कि बच्चा बैठ नहीं रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अगर जैसे ही मैं राइटिंग कराता हूँ बच्चा रोने लगता है, पेंसिल फेंक देता है या पेपर को फाड़ देता है, तो इस टाइप के बिहेवियर शो करता है। ओके। सो तकरीबन घर पे हमें कितना समय देना चाहिए बच्चों के एक्टिविटीज के ऊपर में, जो क्लासिफाइड एक्टिविटीज है या मैं कहूँ कि जो प्री डिसाइडेड एक्टिविटी हैं फ्रॉम अ थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू, कितना समय हमें घर पे देना चाहिए अमूमन? बच्चे के, हर एक बच्चे का डिफरेंट होता है, इंडिविजुअल एक प्लान होता है, सेंसरी डाइट होती है। हमारी जो सेंसरी डाइट है वो मैं बोलूँगा कि एक एक्स बच्चे को ज़्यादा चाहिए, एक बाय बच्चे को कम चाहिए। तो बच्चे पे डिपेंड करता है, वो थेरेपिस्ट डिसाइड करेगा कि आपके बच्चे को इस टाइम पे आपको ये एक्टिविटीज़ करानी है, जैसे मॉर्निंग में आपको ये एक्टिविटीज़ देनी है, आफ्टरनून में आपको ये एक्टिविटीज़ देनी है, वो एक पूरा डाइट चार्ट बनाएगा। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कितना टाइम, हाँ, जितना मैक्सिमम टाइम वो इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चे के साथ। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। बच्चे को अगर हम अकेला छोड़ते हैं, बच्चे की लर्निंग है, अगर बच्चा कुछ भी ऑब्जेक्ट वो उठाता है, उसे नहीं पता बाय नेम कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, अगर वो नहीं जानता, अगर हम उसे नहीं बताते हैं, तो बच्चे का जो वहाँ पे लर्निंग है, जो परसेप्शन है उसका, वो एक गलत वे में जाता है। तो जितना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बच्चे के साथ उतना होना चाहिए। सर सो फार हमने अभी तक जो बात की सर, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल करके आ रही है कि थेरेपी सेंटर पे थेरेपी के साथ साथ कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। हम जानना आपसे ये चाहेंगे कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर किसी सेंटर पे एक थेरेपी का प्रोग्राम चल रहा है और अगर पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इससे क्या मीनिंगफुल चेंजेस आएगा? बिकॉज नॉर्मली हम सब सुनते हैं कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन पेरेंट के इन्वॉल्व होने से बच्चे के इम्प्रूवमेंट में क्या चेंजेस या विजिबल चेंजेस ज़्यादा नज़र आ सकता है? थोड़ा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। ज़रूर। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मैं अकेला एक काम करता हूं तो बच्चे में मैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देख पाता हूं। मैं एक एज अ थेरेपिस्ट जब मैं बच्चे के साथ काम करता हूं तो मुझे बच्चे में रिजल्ट्स बहुत स्लो और बहुत लिमिटेड ही दिखते हैं। अगर मैं कोई एक एक्टिविटी कराता हूं बच्चे को, जैसे मैं राइटिंग एक्टिविटी कराता हूं बच्चे की, तो अगर मैं उस राइटिंग एक्टिविटी को एक होम प्रोग्राम में पेरेंट को प्रोवाइड करूं, अगर वो पेरेंट वहाँ पर उसे सेम एक्टिविटी को फॉलो करे, तो बच्चे में रिजल्ट हम एक जो लॉन्ग ड्यूरेशन में अचीव कर रहे थे वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अचीव कर लेते हैं, जिससे हमारा प्लान कंसाइज और एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अचीव हो जाता है। सो पेरेंट्स के लिए ये चूज करना कि वो घर में बच्चे के साथ क्या एक्टिविटी करें, क्या उनको खुद से कुछ देख के बच्चे को, अगर मान लीजिए मैं अपने घर में अपने बच्चे को देख रहा हूँ, तो क्या मैं खुद से कुछ डिसाइड करूँ उसके एक्टिविटी को देखते हुए, या मुझे इसके लिए किसी कंसल्टेंट से बात करना चाहिए, या मैं किस तरीके से डिसाइड करूँ कि बच्चे को घर पे मुझे क्या एक्टिविटी करानी है? ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें बच्चे को क्या कराना है, किस टॉय से खिलाना है, कैसे खिलाना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक असेसमेंट, जब हमारे एक बच्चे का असेसमेंट होता है जहां हमें पता चलता है कि मेरे बच्चे में किस एरिया में इश्यूज़ हैं, जब हम उस एरिया से रिलेटेड डिज़ाइंड एक्टिविटीज़ जब हम देते हैं तो बच्चे में उन एरियाज़ में हमें रिजल्ट्स दिखते हैं। तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि
पेरेंट्स एक थेरेपिस्ट के कोऑर्डिनेशन में या किसी कंसल्टेंट मतलब जो स्पेशलिस्ट है उसके कोऑर्डिनेशन में अगर टॉयज़ के साथ बच्चे को इंगेज करता है तो बच्चे में कहीं ना कहीं बच्चे की अटेंशन, बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। कितना समय अमूमन, अगर मान लीजिए मैं अपने बच्चे की थेरेपी किसी सेंटर पे करा रहा हूँ, तो अमूमन घर पे मुझे कितना समय देना चाहिए एक ऑन अ डेली बेसिस, कि मैं बच्चे को इतना देर अपने घर पे भी इंगेज करूँ एज पर आई मीन अपने थेरेपिस्ट के सुपरविजन में क्या समय मुझे घर पे देना चाहिए? जो आपने पूछा कि बच्चे को कितना समय देना चाहिए, मैं बोलूँगा कोई किसी बच्चे के लिए स्पेसिफिक समय नहीं है कि मुझे 2 घंटे ही देना है या मुझे 3 घंटे ही देना है, मुझे आधे घंटे ही देना है। ये डिपेंड करता है बच्चे के सेंसरी बिहेवियर पे, बच्चे के माइलस्टोन्स पर। अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट है कि फाइन मोटर उसके वीक है, तो मुझे जो भी रेगुलर लाइफ में वो फाइन मोटर्स हैं उनमें उसे मुझे बच्चे को इंडिपेंडेंट करना है, तो उससे रिलेटेड मुझे कुछ एक्टिविटीज़ करानी है। तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक टाइम में ही मुझे वो एक्टिविटीज़ करानी है। अगर मेरे फाइन मोटर्स लैक करते हैं तो मैं उसके फाइन मोटर्स अपने जब फीडिंग करता हूँ तो मेरे अगर फाइन मोटर इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड वो एक्टिविटी कराएं। अगर मैं राइटिंग करता हूँ, मेरे फाइन मोटर अगर लैक करते हैं तो मैं फाइन मोटर उसमें इन्वॉल्व करूँ। तो इस टाइप से मैं बच्चे के साथ जब इंगेज होता हूँ तो बच्चे में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और मोस्टली हम चाहते हैं कि बच्चे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो फंक्शनल वे में हो। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल सर, क्योंकि ये अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे थेरेपी लेने के लिए किसी सेंटर पे जाते हैं, तो सम टाइम इट हैपेंस दैट बोथ द मदर एंड द फादर दे आर वर्किंग। तो कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आते हैं या कोई नैनी होती है उनके साथ आते हैं। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि नंबर वन, बच्चे घर पे अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो क्या ग्रैंड पेरेंट्स उनको वो घर पे थेरेपी दे सकते हैं? दूसरा, क्या अगर वो नैनी है तो क्या वो नैनी एलिजिबल है या हम उसको ट्रेन कर सकते हैं? या इस इकोसिस्टम को हमें समझने की ज़रूरत है कि हमेशा क्या होता है कि जो मदर एंड फादर हैं अवेलेबल नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उनकी अपनी जॉब कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स के कारण। तो इस चीज़ को हम लोग बच्चों के लिए कैसे ऑर्गेनाइज करें घर पे सो दैट एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल करके आए? ज़रूर, इसमें हमें बच्चे के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है हमें। जो पेरेंट्स मतलब मैं बोलूँगा मदर और फादर दोनों ही वर्किंग है, तो बच्चे की जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो पेरेंट से एक सपोर्ट चाहिए, वो कहीं न कहीं नहीं हो पाता है। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो बिहेवियर होता है टुवर्ड चाइल्ड, वो बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत पोलाइट होता है। बच्चा इन चीज़ों से कहीं न कहीं मैं बोलूँ कि फ़ायदा उठाता है। वो अपने कुछ सेंसरी बिहेवियर हैं तो उससे कुछ वो ऐसे नेगेटिव चीज़ों को करता है या फिजिट करता है या स्टिमिंग करता है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो उस चीज़ को रोक नहीं पाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स वो रोक नहीं पाते हैं। वो उसे लगता है बच्चा खेल रहा है, उन्हें नहीं पता है। तो वो वहाँ पे उसे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस चाहिए, जहाँ स्ट्रॉन्ग पिच चाहिए, वो वहाँ पे उसे डील नहीं कर पाते तो हैं। क्रिटिकल होने के साथ साथ मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट इसलिए करना चाहूँगा कि एज ए पेरेंट अगर मेरी मजबूरी है कि मैं अपने फादर को, मदर को, यानी कि बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना ही पड़ जाए, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स में फ्रॉम अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव मुझे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बतानी चाहिए ताकि वो बच्चे का सही एक घर पे जो प्रोग्राम है, या मैं कहूँ कि खेलने के तौर पे ही उसको ऑर्गेनाइज करें, उनको क्या ऐसी ट्रेनिंग चाहिए ताकि बच्चे का इम्प्रूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उस पर हैम्पर ना हो? ये जो चीज़ है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि बच्चे का कोई अनयूजुअल बिहेवियर या नेगेटिव बिहेवियर सपोर्ट नहीं करना है। अगर उसे आप सपोर्ट करेंगे बच्चे के बिहेवियर और ज़्यादा एग्जेजरेट होंगे। बच्चे की परफॉर्मेंस में जो डेली लाइफ परफॉर्मेंस है उसकी, ईटिंग, वेदिंग या कोम्बिंग या ग्रूमिंग या ड्रेसिंग अनड्रेसिंग, जितना बच्चा इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है उसे करने दें, उसे एनकरेज करें, उसे मोटिवेट करें और उसे मैं बोलूँगा पॉजिटिव फीडबैक दें। इससे बच्चा जब इंडिपेंडेंटली उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा तो कहीं ना कहीं उसके ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर्स, इंडिपेंडेंसी लेवल उसकी इम्प्रूव होगी। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो लोग हमें सुन रहे हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचे और कहीं ना कहीं इससे बच्चे का भला होगा या फ़ायदा ज़्यादा होगा, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं विथ नो ऑफेंस। एज ए पेरेंट हम कॉमनली क्या मिस्टेक कर जाते हैं घर में? इसको मैं एक दो पर्सपेक्टिव से अगर ऐसे थोड़ा ओपन करना चाहूँ कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बच्चे को किसी अमुक सेंटर पे थेरेपी दिलवा रहे हैं, फिर हमें लगता है कि अच्छा हम तो उसको थेरेपी दिलाने के लिए एक सेंटर पे ले जा रहे हैं तो मेरा बच्चा जो है वो इम्प्रूव कर जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हम थोड़ा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं ओनली ऑन द सेंटर कि हम थेरेपी करा रहे हैं तो बच्चा ठीक होगा।
सो एज ए पेरेंट हमें क्या बैलेंस लेकर के चलना चाहिए, और क्या हमसे कोई अगर मिस्टेक होती है, या मिस्टेक से ज़्यादा मैं कहूँगा कि अगर आपका कोई सजेशन हो कि एज ए पेरेंट मैं क्या अडॉप्ट करूँ जिससे कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट जो है वो और गति के साथ हो, या चीज़ें और स्पीड तरीके से। जरूर। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि पेरेंट्स टोटली रिलाई नहीं करें किसी सेंटर पे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए सेंटर पे, या ये नहीं सोचें कि मेरा सिर्फ थेरेपी से ही सारा कुछ होगा, मेरा बच्चा इम्प्रूव करेगा या फंक्शनल होगा वो थेरेपी से होगा। उन्हें इन चीज़ों में मेन फोकस करना चाहिए कि मेरे बच्चे में क्या इश्यूज़ हैं, मेरी क्या हेल्प होगी, मुझे थेरेपिस्ट से क्या कोऑर्डिनेशन करना है, वहाँ पे मेरा कितना रोल होगा, मैं बच्चे को इंडिपेंडेंट कर पाऊँ। वो हो सकता है राइटिंग में हो सकता है उसके प्लेइंग में हो सकता है उसके डेली लिविंग परफॉर्मेंस में हो, जो ग्रॉस मोटर फाइन मोटर्स, हो सकता है उसके सोशल लाइफ में हो। तो हमें थेरेपिस्ट के साथ हमें कनेक्ट करके उस चीज़ को कोऑर्डिनेशन में बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, किसी मिथ में नहीं रहना चाहिए। कुछ पेरेंट्स होते हैं मिथ में, वहाँ पे बच्चा मेरा इम्प्रूव कर रहा है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। हो सकता है उस बच्चे का वहाँ पे पेस डेवलप हो रहा है, जब वो पेस पे आएगा, वो अपनी लेवल की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, तो उसकी मैं बोलूँगा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट होगी। हम क्या करते हैं, जब हम मिथ में आ जाते हैं, किसी पेरेंट के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे का पेस बनता है, थेरेपिस्ट के साथ रैपो बनता है, या किसी सेंटर में इन्वायरमेंट में रैपो बनता है, अब हम एकदम से उसे चेंज कर देते हैं। वो बच्चा चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हो सकता है हमारे नेगेटिव चीज़ों में चला जाए, हमारे बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ जाए, हमारे सेंसरी इश्यूज और ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी परफॉर्मेंस हमारी स्टक कर जाए। तो ये जनरली होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, सो एक होम इन्वायरमेंट में मैं ये भी कहूँगा कि बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। हम सुबह से शाम तक देखेंगे तो वो अगर मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूँ कि बहुत सारे बिहेवियर्स डिस्प्ले करता है। क्या हर बिहेवियर को रोकना हमारे लिए ज़रूरी है, या हाउ शुड आई आइडेंटिफाई कि आउट ऑफ दीज 10-20 बिहेवियर्स ओके दीज आर प्रॉब्लमेटिक, इसके लिए मुझे राइट गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, और क्या मैं खुद से ये डिसीजन लूँ या शुड आई कंसल्ट सम थेरेपिस्ट और क्लिनिशियन, मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि पेरेंट अगर कोई भी बच्चे के एक्टिविटी में अनयूजुअल या कुछ ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर नोटिस करते हैं, तो उन्हें खुद नहीं सोचना चाहिए। मैं बोलूँगा कुछ सोशल नेटवर्किंग हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे ज़्यादा है कि वो एक कंसल्ट करें एक स्पेशलिस्ट के साथ, और वो उसे समझें कि वो क्या सही है क्या गलत है। वो सेल्फ जज नहीं करें। अगर वो सेल्फ जज करते हैं, वो चीज़ों में कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें बच्चे को, मैंने बताया कि हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चे की नीड्स डिफरेंट है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि मेरे बच्चे की क्या नीड्स हैं। अगर वो करता है कोई भी मैं बोलूँगा पूरे दिन में जो भी अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, तो हमें क्या रोकना चाहिए क्या नहीं रोकना चाहिए और कैसे रोकना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। Correct. हम पेरेंट होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मैं इसे रोक देता हूँ। वो उसके बिहेवियर को, उसकी इरिटेशन को, उसके टेंट्रम्स को और उसके मेल्टडाउन को टारगेट करता है, वो उसको और एग्जिजरेट करता है, जिससे हमें एक टाइम पे बच्चे को कंट्रोल कर पाना, हैंडल कर पाना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एक स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कीजिए, उसके साथ आप काम कीजिए, जिससे बच्चे की एक बिहेवियर और डेवलपमेंट एक अप्रोप्रिएट वे में हो। So net Google and social media information ideally should be avoided. That is probably if I can understand from you. और जो right person है, जो right whether it is a therapist, clinician है, senior doctors हैं, pediatricians हैं, उनसे consult करके ही हमें आगे discussion। एक सर और बहुत ही important question जो home environment के लिए आता है, वो आ जाता है आज की तारीख में हम सब इसकी बातें कर रहे हैं on the screen time। So ऑटिज्म के बच्चों में खास करके स्क्रीन टाइम का क्या इम्पैक्ट है? क्या इसको हमें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, या कैसे देखना चाहिए? मगर मेरा बच्चा फ़ोन से बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है और हटाने पे क्रैंकी भी हो जाता है, हम फ़ोन हटाते हैं वो रोने लगता है, चिल्लाने लग जाता है, बिकॉज आज के इन्वायरमेंट में वो एक रियलिटी बन चुकी है हमारे फैमिली की भी। तो इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए, मैं अगर बोलूँ कि बच्चा स्क्रीन देखता है, वो बच्चे का विजुअल एक्सपोजर है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्क्रीन में इन्वॉल्व कर रहे हैं या कोई भी राइम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसे ये देखना कि मेरा बच्चा क्या कंटेंट यहाँ पे वॉच कर रहा है। उसे देखना है कि वो जो वॉच कर रहा है वो परसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उससे क्या लर्न कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। देखा जाए, मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं इसी रूम की एक पिक्चर क्लिक कर लूँ और वो बच्चे को दिखाऊँ,
मैं बच्चे को कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं हो सकता है कि वहाँ पर्सन ओरिएंटेशन दिखाना चाहता हूँ, मैं हो सकता है कि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट ओरिएंटेशन, स्पेस ओरिएंटेशन वो बताना चाह रहा हूँ मैं, हो सकता है मैं प्लेस ओरिएंटेशन बताना चाह रहा हूँ। इससे मुझे पता चलेगा कि बच्चा मेरा एक करेक्ट डायरेक्शन में, करेक्ट गाइडेंस में वो कुछ सही लर्न कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम इंडिपेंडेंटली उसे फ़ोन दे दें। अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो कोकोमेलन जो राइम्स हैं उसमें वो रिसर्च करते हैं कि बच्चे को हम कितना इंगेज करें कि हमारे व्यू और व्यूअरशिप बढ़े। तो वो इस लेवल की रिसर्च करते हैं कि वो बच्चों को बिठाते हैं और बच्चों को प्रॉपर रिसर्च करके वो अपने राइम्स और उसमें साउंड में, उसके ग्राफिक्स में चेंजेस करते हैं कि बच्चा बिल्कुल उसमें इंगेज्ड हो जाए। तो ये चीज़ें मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं बच्चों को राइम नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो रिसर्च्ड है, वो व्यूअरशिप के लिए वो ऐसा ऐसा करते हैं। अगर हम उसमें अगर डालते हैं तो हमें ये देखना है कि बच्चा वहाँ पे क्या लर्न कर रहा है। करेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, अगर हमें देखना हो तो जो हमारी स्क्रीन है, अगर हम राइम का ऑडियो अगर पॉज कर दें, हम कम कर दें, और वो उस राइम के ग्राफिक्स को देखें, वो कितनी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, वो कितनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अगर वो चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत स्पीड से होते हैं तो बच्चा एक पॉइंट पे अटेंशन नहीं दे पाता है, जिसका उसका विजुअल सेंस, विजुअल प्रोसेसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ओके। और जो राइम है जिसमें साउंड है, वो इतनी फास्ट होती है, और उसमें मैं बोलूँगा लैंग्वेज भी, क्योंकि मेरी अगर लैंग्वेज, मेरी जो प्राइमरी लैंग्वेज है, अगर हिंदी है या मेरी इंग्लिश है या मेरी मदर टंग है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा हिंदी में देखता है तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसे हिंदी के कंटेंट दें, आप हिंदी से रिलेटेड चीज़ें बताएं। और वो जो राइम में ऑडियो है वो इंग्लिश है, बच्चा कंफ्यूज होगा, वो उसके साउंड को बस सीख कर रहा है, वो साउंड को एक्सप्लोर कर रहा है, इससे उसकी कोई लर्निंग नहीं होती है। तो हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है, अगर हम जब बच्चे को स्क्रीन देते हैं तो बच्चा वहाँ पे ये देखना है कि बच्चा क्या लर्न कर रहा है वहाँ से, क्या ग्राफिक्स, उसके जो कलर्स हैं, उसकी साउंड है, उसके जो लिरिक्स हैं, वो मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं। So, sir, one important question as we come towards the end of this conversation, एंड मैं इसको पॉज लेकर के इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के लिए बहुत ही मायने रखेगा. कैन चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म become an independent adult? And working as a occupational therapist yourself in pediatric particularly, आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है जो होप देती है कि tomorrow could be a better tomorrow for probably children who are today having some form of autism? So that is something which I think many would like to know from you. मैं सबसे पहले पेरेंट को ये सजेस्ट करूँगा, और मैं उन्हें ये थोड़ा सा रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँगा कि अपने बच्चे में सबसे पहले इंडिपेंडेंसी पे फोकस करें। इंडिपेंडेंसी लाइक कि उसकी ईटिंग, उसकी वेदिंग, उसकी ग्रूमिंग, उसकी टॉयलेटिंग, उसकी ड्रेसिंग, उसकी अनड्रेसिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके सोशल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। अगर वो सोशली बिहेव करेगा तो एक वो कम्युनिटी में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेगा, कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट होगा, कहीं ना कहीं उस चीज़ को परफॉर्म करेगा, जिससे वो एक गुड बिहेवियर लर्न करेगा। हम बच्चे के एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और पेरेंट्स थेरेपिस्ट से ये डिमांड करते हैं कि इसे राइटिंग सिखा दीजिए, इसको स्कूल के लिए रेडी कर दीजिए। मुझे पहले ये देखना है कि बच्चा मेरा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो रेगुलर लाइफ में परफॉर्म करता है, वो कर पा रहा है या नहीं। Something we call as ADL. एडीएल, यस, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। Okay, इसको थोड़ा elaborate करें सर. सुबह बेड से उठने से बेड से सोने तक जो भी मैं काम करता हूँ वो मेरा एडीएल है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं नहाता हूँ, जैसे मैं अपना पढ़ाई करता हूँ, जैसे मैं अपने होम को मैनेज करता हूँ, जैसे मैं अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ को मैनेज करता हूँ, ये मेरे एडीएल। So that is the occupation जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे कि ये मेरा बच्चे का ऑक्यूपेशन occupation. जो मेरा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। मेरी लाइफ में इंडिपेंडेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम ये फोर्स नहीं करें कि मुझे राइटिंग कराना है, मुझे उसके स्कूल से रिलेटेड सिलेबस में मुझे डालना है, मुझे कुछ उसे अल्फ़ाबेट्स या कुछ एडिशंस या कुछ सब्सट्रैक्शंस, इन चीज़ों में हमें नहीं जाना है अभी। मेन मेरे बच्चे का क्या लेवल है, मेरे बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को पहले फुलफ़िल करें, देन फिर मैं बोलूँगा कि उसे स्कूल में, उसके एकेडमिक्स में उसे डालना चाहिए। वो हमारा, मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा लेट होना चाहिए, पहले परफॉर्मेंस
देन उसके सोशल स्किल्स साथ में ही होते हैं हमारे। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा था हम एकेडमिक्स में साथ में लेके चलते मेरे को डायग्नोसिस होके आती है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, मैं पहली बार इस शब्द को सुनता हूँ। व्हाट इज द वन थिंग दैट आई शुड स्टार्ट? एंड अगर मैं इसको ऐसे दूसरे मायने में पूछूं कि मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चे के प्रति, मैं पहला क्या चीज़ है जिसको शुरू कर दूं, और क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो मुझे रोक देनी चाहिए या स्टॉप कर देनी चाहिए, और फिर यहाँ से आगे प्रोग्रेशन करना चाहिए टुवर्ड्स द थेरेपी? हैं। मैं इसे एक वन सेंटेंस में बोलूँगा कि जितना अपने बच्चे में अटेंशन दे सकते हो उतना अटेंशन दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अटेंशन दूंगा तभी मैं बच्चे की चीज़ों को फाइंड आउट कर पाऊंगा किस एरिया में इश्यूज़ हैं। अगर आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, अगर वो आपको कुछ गाइड करता है थेरेपी, अगर आप उस थेरेपी के लिए कुछ प्लान करते हैं, कुछ डिसीजन में अगर आप टाइम लेते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाइए। बच्चा क्या कर रहा है उसको देखिए, उसे समझाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें होती हैं तो हमारा बच्चा और ज़्यादा रिग्रेशन में या ऐसे डाउनफॉल में नहीं जाता है, जिससे और ज़्यादा जो बच्चे जो टिपिकली ऑटिज़म कैरेक्टर्स होते हैं वो और ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे सुना है, इस तरह के जो स्फेयर में हम लोग काम कर रहे हैं, जो बच्चे होते हैं घर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर उनको ऑटिज्म है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि मैं उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करूं जस्ट टू मेक हिम फील बेटर, या क्या ये हेल्पफुल होता है कि हम बच्चे को इनकरेज करें फॉर स्मॉलर एक्टिविटीज़, या क्या उसको वो हाइपर बना देगा? कभी कभी लगता है, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की तारीफ कर रहे हो, तो एज ए पेरेंट मेरे लिए क्या गाइडलाइन है कि मैं अपने बच्चे के अचीवमेंट को, हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करूं या उसको थोड़ा रोक के रखूं? थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को आप क्लियर करें। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये देखना है कि मेरा बच्चा क्या नहीं करता था और आज वो क्या कर रहा है। एक्चुअली और वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो हमें मोटिवेशन देती हैं। जब हम मोटिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चे पे अच्छे से काम कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को अदर पेरेंट्स या अदर कुछ लोगों से ये इसमें मैं बोलूँगा कन्वर्सेशन में इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, या उनके साथ मतलब इतना मतलब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि हम नेगेटिव फील करें। सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना है। अगर हम पॉजिटिव होंगे, मोटिवेट होंगे, तभी हम बच्चे में काम कर पाएंगे। तो उसकी जो जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट्स हैं, उसे सेलिब्रेट कीजिए और उसको बच्चे को ये फील कराइए ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और आपने अचीव की है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, हमने अचीव की है। उसे दोनों को साथ में मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। यस, हमें मोटिवेशन के साथ ही काम करना चाहिए और हमें अपने हेल्थ, हमें अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, उसके प्रॉपर हमें मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग बूस्टअप के साथ बच्चे के साथ काम करना चाहिए। सो माई फाइनल क्वेश्चन टू यू फॉर द डे सर, फॉर लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग एज अ पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आज एज ए पेरेंट अगर मुझे पता चलता है कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है, कुछ फीचर्स उसके नजर आए हैं, व्हाट इज योर फर्स्ट मैसेज टू सच पेरेंट्स? सबसे पहले अगर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे में ऑटिज़म के लक्षण है, अगर डिटेक्ट हुआ है, तो मुझे सबसे पहली चीज़ मुझे कंसल्ट करना चाहिए एक स्पेशलिस्ट से। वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। जब वो गाइड करेगा, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी वो आपको करने के लिए बोलता है, उनको घर पे ऑनेस्टली आप परफॉर्म कीजिए। हमें ये नहीं देखना कि मेरे बच्चे को एक टैगलाइन मिल गई है और वो क्योर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने बच्चे को ये समझ लूँ कि ये एक लक्षण है, मुझे इसको ख़त्म करना है, अगर मैं उसमें काम करूँगा ऑनेस्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स उस चीज़ के लिए ये नहीं कि मैं डांट के, मार के या उसको फॉर्मली डील करूँ। थेरेपिस्ट के साथ प्रॉपर एक मैं बोलूँगा कोऑर्डिनेशन एक सो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, द पेरेंट शुड बिकम अ सेकंड थेरेपिस्ट, जी। इफ आई एम करेक्ट टू से दैट सर? यस ओके जी। वो कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा सेकंड नहीं, वो फर्स्ट थेरेपिस्ट है। ओके वो फर्स्ट थेरेपिस्ट है, उसे एक गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। वो थेरेपिस्ट जो होगा वो उसे गाइड करेगा, उसमें काम करे। और मैं बोलूँगा जो भी उसके इश्यूज़ हैं उन एरियाज़ पे काम करे, रादर देन कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ है, डायग्नोस हुआ है, जिससे हम एक अच्छी इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं बच्चों में। एक पेरेंट में भी कहीं ना कहीं हम मोटिवेशनल एक सपोर्ट कर पाते हैं और उन्हें अच्छे से अपने बच्चों के साथ काम करा पाते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम,
That was Dr. Virendra Verma for you, himself a pediatric occupational therapist. And today we tried to decode autism from a occupational therapist perspective. I hope कि आज के एपिसोड से बहुत सारी मिथ है जो आज हमने तोड़ने की कोशिश की और शायद टूटी भी होंगी. अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. वी विल कनेक्ट यू टू द बेस्ट इन क्लास consultants and will try to solve whatever problem you are coming across related to autism. We will meet shortly in our next episode with yet another guest to decode next chapter in autism. Thank you.